डीएनए मित्रों, आज हमारे पास आपके लिए बहुत सारी कई बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन हमने जिस खबर को आज विश्लेषण के लिए सबसे पहले चुना वो बांग्लादेश का चुनाव। मित्रों, बांग्लादेश में कल चुनाव होने वाला है। यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पिछले 1.5 साल में बांग्लादेश पूर्ण रूप से कट्टरपंथी देश बन चुका है। एक ऐसा देश जिसे हिंदुओं से नफरत है, एक ऐसा देश जिसे हिंदुस्तान से नफरत है, एक ऐसा देश जो पाकिस्तान के इशारे पर चलने लगा है और आतंकवादियों के लिए नया लॉन्च पैड बनता जा रहा है। ऐसे देश में कल चुनाव होने वाला है और इसीलिए इस चुनाव पर हर भारतीय की नजर होनी चाहिए। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए कैसे वोटिंग से पहले बांग्लादेश में किलिंग शुरू हो गई। आज आपको समझना चाहिए जिस चुनाव को जमाते इस्लामी बनाम बीएनपी के तौर पर देखा जा रहा है वो दरअसल मुनीर बनाम ट्रंप कैसे है। आज आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनेगा या फिर अफगानिस्तान। इस चुनाव में जीत ट्रंप की होगी या मुनीर की, और भारत के लिहाज से क्या फायदेमंद है। इस सब के अलावा आज आप ये भी जानेंगे हिंसा और बर्बरता के माहौल में हिंदू कैसे बांग्लादेश में नई सरकार बनाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। डीएनए मित्रों, अब से कुछ घंटे बाद बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो जाएगा और कल ही शाम 4 बजे से मतगणना शुरू होगी और 13 फरवरी को चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मित्रों, बांग्लादेश के आम चुनाव में सबसे बड़ी टक्कर 2 राजनीतिक पक्षों के बीच है। पहला पक्ष है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी, जिसकी कमान खालिदा के बेटे तारिक रहमान के हाथ में है। हाल के महीनों में तारिक रहमान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कृपा दृष्टि बहुत ज्यादा बढ़ी है। ढाका में अमेरिकी राजदूत ने तारिक रहमान को बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी का दूत बताया था। और दूसरा पक्ष है जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जिसके ऊपर सीधे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हाथ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश का चुनाव असल में प्रेसिडेंट ट्रंप और मुनीर के बीच हो रहा है। बांग्लादेश को लेकर ट्रंप और मुनीर दोनों के अपने अपने हित हैं। अब ये हित क्या हैं, इनके लक्ष्य क्या हैं, इसे समझ लेते हैं। मित्रों, मुनीर का लक्ष्य है बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों की सरकार बनाकर इस मुल्क पर पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ाना, बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाना। दूसरी तरफ ट्रंप सरकार का लक्ष्य है तारिक रहमान को चुनाव जिताना ताकि बांग्लादेश के जरिए दक्षिण एशिया में अमेरिका अपनी दखल बढ़ा सके, चीन का प्रभाव कम कर सके। मुनीर का प्लान बांग्लादेश को एक आतंकी लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना है ताकि भारत के पूर्वी बॉर्डर पर भी कश्मीर जैसे हालात पैदा किए जा सके। ट्रंप की नजर बांग्लादेश के उन रेयर अर्थ मिनरल्स यानी खनिजों पर है जिनकी अमेरिका को बेहद सख्त जरूरत है। मित्रों, मुनीर का प्लान कामयाब हुआ तो बांग्लादेश में भी पाकिस्तान जैसे हालात बनेंगे और ट्रंप का दांव सही पड़ा तो जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसे छिन्न भिन्न किया, कुछ वैसा ही हाल बांग्लादेश का भी होगा। यानी दोनों ही परिस्थितियों में भारत का यह पड़ोसी एक अस्थिर देश बन जाएगा। मित्रों, बांग्लादेश में विदेशी दखल से पैदा हुई अस्थिरता खतरा बनेगी। इसी वजह से भारत भी बांग्लादेश के चुनाव पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश की बिसात पर ट्रंप और मुनीर की इस टक्कर का नतीजा क्या होगा, इसका एक रुझान भी सामने आ गया है। आपको भी ये रुझान बेहद ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, बांग्लादेश की संस्था एनआरसी ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी 300 में से 220 सीटें जीत सकती है, जबकि जमाते इस्लामी के गठबंधन को 46 से 57 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे के मुताबिक बीएनपी का वोट शेयर 77% रहेगा। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी का वोट शेयर तकरीबन 12% रहेगा। मित्रों, बांग्लादेश के प्री पोल सर्वे साफ तौर पर बता रहे हैं कि तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी की पकड़ फिलहाल मजबूत है और बीएनपी की पकड़ मतलब ट्रंप की बढ़त है। आप कह सकते हैं कि सर्वे में ट्रंप आसिम मुनीर पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, हिंदी की एक कहावत है, राजकाज में धर्म का चोला आग लगाकर हाथ सेकना। इसका मतलब है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज में कट्टरपंथ की आग लगाई जाती है। यही बांग्लादेश में भी हो रहा है। मित्रों, वोटिंग से पहले बांग्लादेश में किलिंग यानी हत्याएं शुरू हो गई हैं। वहां की सड़कों पर खून खराबा हो रहा है, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है। अब हम आपको बांग्लादेश की राजनीति का वो रक्त चरित्र दिखाने जा रहे हैं
जिसके निशाने पर अल्पसंख्यक यानी बांग्लादेशी हिंदू। मित्रों, बांग्लादेश में दिसंबर 2025 में चुनाव का ऐलान हुआ। तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में 16 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हिंदुओं के 100 से ज्यादा दुकानों को लूटा जा चुका है और तकरीबन 50 हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए। हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई हिंसा का नया सेंटर ढाका, मेमनसिंह, चटगांव और खुलना जैसे बड़े क्षेत्र बने हुए हैं। हिंदुओं के खिलाफ हुई ज्यादातर वारदातों में बीएनपी के स्टूडेंट विंग छात्र शिविर और जमाते इस्लामी के नेताओं का हाथ है, यानी हिंदू दोनों बड़ी पार्टी के टारगेट पर हैं। जमाते इस्लामी के लोग भी मार रहे हैं और तारिक रहमान की पार्टी के लोग भी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। मित्रों, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का यह नया दौर बताता है कि कट्टरपंथी वोट बैंक को हासिल करने के लिए चुनाव में उतरे सभी दल हिंदुओं को बलि का बकरा बना रहे हैं। आपको भी इन बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज ध्यान से सुननी चाहिए ताकि आप समझ सकें कि अपने ही देश में ये हिंदू इस वक्त कितने असहाय महसूस कर रहे हैं। मृत्युरा तो আমি দেখছি না। मौत तो मैंने नहीं देखी, मोबाइलों देखी ना। मोबाइल में भी नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने मोबाइल में देखकर बताया है उनकी बातें सुनकर छाती फट जाती है। बुकटा फाटा যাইতাছে। এবং এই রকম একটি सब डरे हुए हैं, इस भयानक समय में कभी भी मौत आ सकती है। ভয়াবহ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হবে কিনা। हमारे साथ लगातार अन्याय हो रहा है, हर तरफ कोई ना कोई घटना सामने आती है। हमारा सर मेरा बेटा असहाय था, उसके साथ मारपीट करके पेड़ पर लटकाकर जलाकर मार डाला। मुझे बेटे की हत्या का न्याय चाहिए। ছেলের হত্যা বিচার চাই আমার কাছে। मित्रों, ये दर्द सिर्फ अपनों को खोने का नहीं है। इस दर्द के साथ एक और डर बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा है। ये डर भी बांग्लादेश के चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश चुनाव के दो मुख्य पक्ष यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी दोनों ही हिंदू विरोधी हैं। यही हिंदुओं का डर है। दोनों में से कोई भी जीता तो एक बार फिर बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का बड़ा दौर शुरू हो जाएगा। सोचिए, ये लोग कल वोट कैसे देंगे और किसे देंगे। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की दयनीय हालत को लेकर संयुक्त राष्ट्र की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी गंभीर चिंता जताई है। अब हम आपको संयुक्त राष्ट्र की इसी रिपोर्ट के अहम हिस्से को दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ संगठित तौर पर हिंसा की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा के पीछे बांग्लादेश के राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं का हाथ है। साथ ही यह अंदेशा भी जताया गया कि मतदान के दिन हिंदुओं को वोट डालने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर हिंसा की जाएगी। मित्रों, इसे बांग्लादेशी हिंदुओं का दुर्भाग्य नहीं तो फिर और क्या कहा जाए। वक्त के सताए ये हिंदू पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि बांग्लादेश में यूनुस का कट्टरपंथी सिस्टम खत्म हो और वो दोबारा सम्मानजनक जीवन जी पाए। लेकिन चुनाव आए भी तो ऐसे किरदारों के साथ जो खुले तौर पर हिंदुओं के दुश्मन हैं। मित्रों, बांग्लादेश के आम चुनाव में हिंदुओं के साथ ही साथ भारत को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। बीएनपी और जमाते इस्लामी दोनों ही दल एंटी इंडिया नैरेटिव के साथ वोट हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब हम आपको इन दोनों दलों का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र दिखाने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें किस तरह बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बोलना वोट हासिल करने का नया जरिया बन गया है। मित्रों, बांग्लादेश की सबसे बड़ी सक्रिय पार्टी यानी बीएनपी के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा गया है कि भारत को अब बांग्लादेश के साथ समान मात्रा में नदियों का पानी साझा करना होगा। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि भारत को दिया गया स्पेशल स्टेटस खत्म किया जाएगा। बीएनपी के तारिक रहमान ने कहा है कि दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क में भारत का दबदबा कम किया जाएगा। विदेश नीति के मोर्चे पर जमाते इस्लामी का कहना है कि भारत की जगह मुस्लिम देशों के साथ बांग्लादेश अपने सहयोग को आगे बढ़ाएगा। मित्रों, यह कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश के दोनों मुख्य दल यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी के पास देश से जुड़ा, अपने देश से जुड़ा कोई ठोस एजेंडा नहीं है। दोनों ही दल हिंदू और भारत विरोधी नफरत को हवा दे रहे हैं और इसी के सहारे बांग्लादेश का चुनाव जीतने की जुगत लगा रहे हैं। मित्रों, चीन के कम्युनिस्ट तानाशाह माओ जे डोंग ने कहा था, राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, यानी सत्ता हासिल करने के लिए बल प्रयोग या फिर खून खराबा करना पड़ता है।
आज का बांग्लादेश माओ की इसी फिलॉसफी पर चल रहा है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ढाका डिवीजन में बीएनपी और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई भिड़ंत की तस्वीरें चल रही हैं। ये तस्वीरें सिर्फ एक घटना की हैं। बांग्लादेश में बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच हिंसा की घटनाएं हर घंटे के साथ बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश में सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए किस तरह खून खराबा हो रहा है, यह भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, इस राजनीतिक हिंसा का आगाज 20 जनवरी को हुआ। 20 जनवरी को ढाका की एक मस्जिद में बीएनपी और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। तब से लेकर अब तक यानी 23 दिनों में 25 बार दोनों दलों के कार्यकर्ता टकरा चुके हैं। इस राजनीतिक टकराव में तकरीबन 150 कार्यकर्ता घायल हो चुके हैं और 16 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। मित्रों, दुनिया के हर फेल्ड स्टेट का इतिहास बताता है, जब जब लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं का दमन किया जाता है तो वो देश गर्त में चला जाता है। बांग्लादेश में यही हो रहा है। अब हम आपके सामने बांग्लादेश में चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर चल रही धांधली का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। मित्रों, बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बड़े पैमाने पर ऐसे बैलेट पेपर छापे गए हैं जिनके ऊपर सीरियल नंबर नहीं है। यानी मतदाता अपना वोट तो डालेगा, लेकिन वोट का इस्तेमाल सरकारी मशीनरी के मन मुताबिक होगा। अगर वोट पक्ष में पड़ा तो बैलेट पेपर स्वीकार किया जाएगा और अगर वोट विरोधी दल को पड़ा तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बांग्लादेश पुलिस ने लाखों की तादाद में बुरके भी बरामद किए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इन बुरकों की आड़ में फर्जी वोट कराने की प्लानिंग की गई थी। मित्रों, चुनाव पर नजर रख रहे संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि डीप फेक के जरिए चुनाव में खड़ी महिला उम्मीदवारों के आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए। इन वीडियोस के जरिए महिला उम्मीदवारों को ब्लैकमेल करके उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, भारत विरोधी नैरेटिव, खून खराबा और ब्लैकमेलिंग। बांग्लादेश के चुनाव को देखकर लग रहा है ये कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि गैंग वॉर चल रही है। एक ऐसी गैंग वॉर जिसमें कुर्सी हासिल करने के लिए किसी भी हद को पार किया जा सकता है। मित्रों, बांग्लादेश के चुनाव पर जी न्यूज भी आपके लिए बड़ी कवरेज कर रहा है। बांग्लादेश में फिलहाल क्या चल रहा है ये समझने के लिए आपको जी न्यूज संवाददाता सिद्धांत सिब्बल की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। मैं इस वक्त खड़ा हूं बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के सामने और काफी गहमा गहमी यहाँ पर हो रही है और कहीं ना कहीं ये एक तरह से हब ऑफ एक्टिविटी बना हुआ है। कल इस देश में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले हमने देखा है कि 2 बड़े पोल्स बन गए हैं, एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और एक जमात जिसको सपोर्ट है स्टूडेंट्स का और जो दूसरी पार्टियां हैं और कहीं ना कहीं अवामी लीग यहाँ ग्राउंड पे नहीं है, क्योंकि बात भी करा गया है। कल एक तरफ से एक महत्वपूर्ण दिन है इस देश के लिए, कहीं ना कहीं इसे एक ऐसा दिन माना जा रहा है जो देश की दशा और दिशा तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज पटेल के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, ढाका, बांग्लादेश। मित्रों, बस 24 घंटे का इंतजार बाकी रह गया है। कल जब हम आपके सामने डीएनए का संस्करण लेकर आएंगे तब तक पता चल जाएगा कि चुनाव के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान बनेगा या फिर अफगानिस्तान बनेगा। मित्रों, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बांग्लादेश में दखलंदाजी कर रहा है तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दर्द बढ़ गया है। अब हम पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के उस दर्द का विश्लेषण करेंगे जिसकी वजह से उनको अपना मुल्क पाकिस्तान एक देश नहीं बल्कि टॉयलेट पेपर नजर आता है। आप ये सुनकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने देश की संसद में जनता के चुने प्रतिनिधियों और पूरे पाकिस्तान के सामने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ने एक टॉयलेट पेपर की तरह किया है। आज आपको जानना चाहिए क्यों एक असफल और आतंकियों को पनाह देने वाले देश के रक्षा मंत्री को संसद में इस सच को स्वीकार करना पड़ा। कौन सी टीस आज रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की जुबान से कड़वा सच बनकर बाहर निकली और क्या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपनी संसद में पूरी सच्चाई बताई है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के लिए अपने देश को अमेरिका का टिश्यू पेपर बताना भी नागवार गुजरा। वो अपने देश की नीतियों और ट्रंप के कूटनीतिक थप्पड़ से इतने ज्यादा हताश, निराश और दुखी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका का टॉयलेट पेपर बताया और देश की संसद में बताया। मित्रों, इस दौरान पाकिस्तान की संसद में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी सांसद ने ख्वाजा आसिफ की बात का विरोध नहीं किया।
पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों ने खामोश रहकर इस सच को स्वीकार किया कि उनके देश का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर की तरह होता है। मित्रों, आज आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, आखिरकार पाकिस्तान का यह हाल क्यों है। हम आपके लिए इसका विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन पहले ख्वाजा आसिफ के दर्द की वजह समझिए। मित्रों, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जब कोई भी देश डॉलर के बदले आत्मसम्मान और संप्रभुता के साथ समझौता करना शुरू कर देता है तो उसका वही हश्र होता है जो आज पाकिस्तान का हो रहा है। और पाकिस्तान तो अपने जन्म के साथ ही ऐसा करता चला आया है। यही वजह है अमेरिका पाकिस्तान संबंध जरूरत के आधार पर बने और बदले भी हैं। 1950-60 के दशक में पाकिस्तान ने सोवियत संघ का प्रभाव रोकने के लिए बनी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनकर सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया। बदले में उसे सैन्य और आर्थिक मदद मिली। लेकिन 1965 में भारत के साथ हुए युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के हथियारों पर रोक लगा दी। 1979 से 89 के बीच अफगान जिहाद में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगान मुजाहिदीन को समर्थन दिया। इसके बदले पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ी फंडिंग और हथियार मिले। लेकिन सोवियत संघ की वापसी के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। अमेरिका ने 1990 में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंध लगा दिए। 2001 के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान और अमेरिका के मतलबी संबंधों की शुरुआत हुई। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और अलकायदा के खिलाफ अमेरिका को लॉजिस्टिक और खुफिया सहयोग दिया और अरबों डॉलर की सहायता दी। लेकिन 2011 में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मिला, जिसके बाद अमेरिका का भरोसा पाकिस्तान से उठ गया और सहायता बंद कर दी गई। 2018 के बाद ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर पाकिस्तान की सुरक्षा सहायता निलंबित कर दी और आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। ट्रंप दोबारा चुनाव जीत कर आए तो एक बार फिर से पाकिस्तान को अमेरिका से सहानुभूति मिली। लेकिन इसके बदले पहले ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से खुद को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करवाया, फिर गाजा पीस डील पर साइन करवाए। लेकिन भारत के साथ ट्रेड डील करके बता दिया उसके लिए महत्वपूर्ण कौन है। पाकिस्तान को इससे भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। मित्रों, इसमें गलती अमेरिका की नहीं, पाकिस्तान की ही है। पाकिस्तान आज तक एक बात नहीं समझ पाया, जब किसी रिश्ते में आप सिर्फ झोली फैलाकर खड़े होते हैं, आतंक से लड़ाई के नाम पर अरबों डॉलर की मदद भी लेते हैं और फिर भी लादेन को छिपाकर धोखेबाजी करते हैं, तो ऐसे रिश्तों के स्थायी होने की उम्मीद बेईमानी होती है। और ऐसे मतलब से रिश्तों के खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद धोखा खाने वाले दूसरे का वैसा ही हाल करते हैं जैसा पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने किया, जैसा ख्वाजा आसिफ ने अपनी संसद में बताया। मित्रों, आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने संसद में एक और बात स्वीकार की। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की संसद में बताया कि अमेरिका ने पिछले 3 दशक में 10 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को मारा है। कई बार उस अमेरिका का साथ देने वाले पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी आवाम को जिहाद के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है। पाकिस्तान के नेता जानते हैं किस तरह पाकिस्तान के हुक्मरान और सैन्य तानाशाह आवाम के जज्बात से खिलवाड़ करते रहे। पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों ने सिर्फ अपने हित देखे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के जिन 2 तानाशाहों की बात की, वो पाकिस्तान के सैन्य शासक थे, जिन्होंने अफगानिस्तान में 2 अलग अलग दौर की जंग के दौरान अमेरिका के साथ गठजोड़ किया। पाकिस्तान के पहले सैन्य शासक मोहम्मद जियाउल हक थे, जिन्होंने 1979 में सोवियत नेताओं के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर अफगान मुजाहिदीन को समर्थन दिया। ये मुजाहिदीन बाद में तालिबान बने। इसके बाद पाकिस्तान के एक और सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ ने 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अमेरिका का सहयोग दिया। तालिबान और अलकायदा के खिलाफ अमेरिकी अभियान में पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बनाया। ख्वाजा आसिफ का तर्क है इन दोनों सैन्य शासकों ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और घरेलू वैधता के लिए अमेरिका का साथ दिया, न कि किसी धार्मिक कारण से। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने यह नहीं बताया कि इसके लिए पाकिस्तान अब तक अमेरिका से 67 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद और सैन्य सहायता भी हासिल कर चुका है। मित्रों, अब हम ईरान के लिए कयामत की रात का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज का दिन ईरान के लिए ब्लैक वेडनेसडे भी साबित हो सकता है। हम आपको लगातार डीएनए में बता रहे हैं कि किस तरह मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। नए नए हथियार तैनात किए जा रहे हैं और ऐसे माहौल में आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंचे।
मित्रों, ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू का यह 7वां अमेरिकी दौरा है। यानी लगभग हर 2 महीने में एक बार नेतन्याहू अमेरिका पहुंच जाते हैं। लेकिन नेतन्याहू के इस दौरे पर आज सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक गुप्त मीटिंग होगी, जिसमें ईरान पर हमले का आखिरी प्लान तैयार किया जाएगा। आज आपको भी जानना चाहिए, इस मीटिंग में नेतन्याहू ट्रंप को कौन कौन सी बड़ी जानकारियां देने वाले हैं। जिस वक्त अमेरिका में ईरान की किस्मत का फैसला हो रहा है, उस वक्त तेहरान में क्या चल रहा है? जिस देश ओमान ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करवाने का बीड़ा उठाया था, उसकी राजधानी मस्कट में क्या हो रहा है? आज आपको यह भी जानना चाहिए, इस मीटिंग के दौरान मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सैन्य ठिकानों और तेल के दामों में हो रहा बदलाव दुनिया को किस बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहा है। लेकिन सबसे पहले देखिए नेतन्याहू के वॉशिंगटन दौरे पर क्या क्या हुआ। मित्रों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब इजराइल से अमेरिका के लिए निकले तो उन्होंने साफ साफ कहा था, इस दौरे में सबसे प्रमुख ईरान का मुद्दा होगा। और वॉशिंगटन में उतरने के बाद नेतन्याहू ने सबसे पहले ट्रंप के उन दूतों से मुलाकात की जो ओमान में ईरान से समझौते की बातचीत में अमेरिकी वार्ताकार थे। स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से नेतन्याहू की मुलाकात ट्रंप से मुलाकात से पहले हुई। इस मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने विटकॉफ से पूछा, इजराइल की शर्तों पर ईरान का रुख क्या था? क्या ईरान अपनी मिसाइल्स की रेंज 300 किलोमीटर तक घटाने को तैयार होगा? विटकॉफ का जवाब वही था जो ईरान के नेता वार्ता के बाद लगातार कहते रहे, यानी ईरान मिसाइल की प्रतिरोधक क्षमता नहीं छोड़ेगा। इसके बाद विटकॉफ ने नेतन्याहू को ओमान में हुई इनडायरेक्ट वार्ता की पूरी जानकारी दी। इस मुलाकात के बाद नेतन्याहू पूरी तरीके से क्लियर हो गए, उनको ट्रंप से क्या बात करनी है। मित्रों, वॉशिंगटन यात्रा से पहले नेतन्याहू ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को एक काम सौंपा था। मोसाद को जंग की शुरुआत से पहले ईरान की मिलिट्री ताकत की पूरी मैपिंग करनी थी। ईरान के बड़े बड़े दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर का पता लगाना था। आज नेतन्याहू इस पूरी जानकारी की फाइल लेकर ट्रंप के साथ बैठेंगे और ट्रंप को ईरान पर फौरन हमले के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको कल डीएनए में बताया था, इजराइल पहले ही कह चुका है, अगर ईरान ने मिसाइल की रेड लाइन पार की तो वो अमेरिका के सहयोग के बगैर भी ईरान पर हमला कर देगा। आज ईरान ने ये रेड लाइन पार कर दी है। एक तरफ नेतन्याहू वॉशिंगटन की तरफ प्लेन से उड़ान भर रहे थे, दूसरी तरफ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की रॉकेट फोर्स ने एक नई मिसाइल का टेस्ट किया। इजराइल के सूत्रों के मुताबिक अब ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी हमला करने की ताकत हासिल कर ली है और ये ताकत ईरान और अमेरिका दोनों के लिए खतरनाक है। इसलिए कहा जा रहा है आज ईरान के लिए डील की आखिरी रात है। मिडिल ईस्ट से अमेरिका तक चल रही कुछ घटनाओं से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। मित्रों, नेतन्याहू से मुलाकात से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने एक इजरायली चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा, ईरान को परमाणु बम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की मंजूरी नहीं मिलेगी। दूसरी घटना अमेरिका के तेल बाजार में हुई। अमेरिका में क्रूड ऑयल का दाम लगभग 3% बढ़कर $65 प्रति बैरल हो गया। तेल बाजार में तनाव या सप्लाई रिस्क की आशंका बढ़ते ही क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं। नई बढ़ोतरी को मिडिल ईस्ट में संभावित सैन्य टकराव से जोड़कर देखा जा रहा है। आज अमेरिका ने कतर में अपने सबसे बड़े एयरबेस अल उदीद की सुरक्षा में तैनात पैट्रियोटिक मिसाइल्स को जमीन वाले सिस्टम से हटाकर मोबाइल लॉन्चर में शिफ्ट कर दिया। युद्ध की स्थिति में इससे हमला करने या फिर रोकना आसान हो जाता है। इन सारी घटनाओं के बीच ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजिनी ने ओमान के सुल्तान से मस्कट में मुलाकात की। इस दौरान सुल्तान के हाथ में एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी दिखाई दिया, जिसे अमेरिका के साथ समझौते की आखिरी कोशिश कहा जा रहा है। मित्रों, ईरान को ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग खत्म होने से पहले तक आखिरी डील देने का टाइम दिया गया है। ईरान अपनी आखिरी डील ओमान के जरिए अमेरिका को बताएगा। अगर ईरान आज संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर भेजने और मिसाइल कार्यक्रम सीमित करने की डील देता है तो नेतन्याहू के वॉशिंगटन दौरे पर इसकी घोषणा हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है अगर ईरान डील नहीं देता है तो नेतन्याहू जैसे ही अमेरिका से वापस इजराइल पहुंचेंगे, ईरान पर हमले शुरू हो जाएंगे। ईरान परमाणु हथियार की जिद छोड़ने को तैयार है, लेकिन मिसाइल क्षमता से समझौते के लिए तैयार बिल्कुल नहीं। यानी ईरान के लिए आज का दिन ब्लैक वेडनेसडे साबित हो सकता है। मित्रों, आज ईरान में इस्लामिक शासन की स्थापना का जश्न मनाया जा रहा है। ईरान में आतिशबाजियां हो रही हैं, लेकिन दुनिया को आशंका है आज अमेरिका और इजराइल आतिशबाजी की जगह धमाके भी
शुरू कर सकते हैं। ईरान एक तरफ अमेरिका से बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ के मौके पर पूरे ईरान में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हुए, अमेरिकी ध्वज जलाए गए। ये ईरान का दोहरा चरित्र है। कुछ ऐसा ही दोहरा चरित्र अपने देश में भी एक विशेष वर्ग दिखा रहा है। इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन इनकी भावना बहुत विषैली है। इन्हें राष्ट्र गौरव से जुड़ा हर मुद्दा चुभता है। जब भी राष्ट्र गौरव की बात होती है, इन्हें अपनी विशिष्ट पहचान याद आने लगती है। अब वंदे मातरम गायन का विरोध कराने के लिए फिर ये मिथ्याचारी अपनी कथित विशेष पहचान को ढाल बना रहे हैं। इसलिए अब हम राष्ट्रगीत का विरोध करने वालों की वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, देश का एक तबका जो राष्ट्रगीत गायन से दूरी बनाने के धार्मिक थ्योरी गढ़ता है, राष्ट्रगीत गायन से बचने के लिए अपने धार्मिक विश्वास को आगे कर देता है, वो अब सदमे में है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अब राष्ट्रगीत गाना ही पड़ेगा। विशेष सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया गया है। अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य आयोजनों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य है। अब राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे। राष्ट्रगीत गाने का समय भी तय कर दिया गया है। अब 3 मिनट 10 सेकंड वंदे मातरम का गायन पूरा करना होगा। अगर राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाए या बजाए जाएं, तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। राष्ट्रगीत गायन के दौरान सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से ही होगी। मित्रों, इस साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं। यह पहली बार है जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर विस्तार से प्रोटोकॉल जारी किया गया। इस प्रोटोकॉल में कुछ चीजें रेखांकित करना जरूरी है। पहले वंदे मातरम के 2 छंद गाए जाते थे, लेकिन अब सभी 6 छंद गाना अनिवार्य होगा। राष्ट्रगान की तरह वंदे मातरम गायन का समय भी तय किया गया है। पहले समय तय नहीं था। अब राष्ट्रगीत गायन पर सावधान की मुद्रा में खड़ा होना पहले यह अनिवार्य नहीं था। मित्रों, पहले जब वंदे मातरम के 2 छंद गाए जाते थे, तभी धार्मिक आवरण में इसका विरोध किया जाता था। अब सरकार ने राष्ट्रगीत के सभी 6 छंद के गायन को अनिवार्य कर दिया है, तो सुनिए विरोध के सुर कैसे और तेज हो गए। पहले वंदे मातरम गायन का विरोध करने वालों को सुनिए। ये हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है और हिंदुस्तान के हर नागरिक ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इस गीत से क्या हमारी इंडस्ट्री पे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या महंगाई कम होने वाली है या नौकरियां मिलने वाली हैं? आपका अपना तरीका है, आप अपने तरीके से, आपको संविधान ने अधिकार दिया है, मुझे संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं अपने मजहब को अपने तरीके से मानूं। हम तो समझते हैं कि वंदे मातरम कहना देश के खिलाफ है हमारे, और उसमें पाबंदी ना होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। हुकूमत का ये करना एक तरीके से ज्यादती और जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी। हम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा था कि वंदे मातरम बोलते ही खून में उबाल आ जाता है। यह गीत अहिंसा के साथ साथ आत्म बलिदान की प्रेरणा देता है। सोचिए, उस राष्ट्रगीत के विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। कोई स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की व्याख्या कर रहा है, कोई महंगाई, रोजगार के मुद्दे को वंदे मातरम से जोड़ रहा है, कोई अपनी धार्मिक पहचान के महत्व का महिमा मंडन कर रहा है। मतलब राष्ट्रगीत के विरोध में अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से तर्क गढ़ लिए गए, लेकिन इन दिखावटी तर्कों के पीछे मूल भावना धार्मिक है। यह भावना आज से नहीं है। धार्मिक आवरण में वंदे मातरम के विरोध का इतिहास जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से जुड़ता है। इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। साल 1937 में जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध किया था। 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में वंदे मातरम के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि वंदे मातरम में मूर्ति पूजा और इस्लाम विरोधी भावनाओं का समावेश है। मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को राष्ट्रवाद के लिए हानिकारक बताया था। मुस्लिम लीग के विरोध के बाद 22 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मूल गीत के 6 पैरा में 4 पैरा हटाने का फैसला लिया था। तब से आधा अधूरा राष्ट्रगीत ही गाया जा रहा है। हालांकि इस छोटी सोच वाले चंद कट्टरपंथियों की भावनाएं इससे भी आहत हो रही थी। आज भी वंदे मातरम के विरोध वाली मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। सवाल यह है, अब यह आहत भावना क्लब करेगा क्या?
क्योंकि अब तो विशेष मौकों पर वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया गया है। अगर संसद सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण से पहले वंदे मातरम का गायन होगा तो क्या अफजाल अंसारी राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे? एसटी हसन किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए, वहां वंदे मातरम का गायन हुआ तो क्या वो सावधान की मुद्रा में खड़े नहीं होंगे? स्कूलों में वंदे मातरम का गायन होगा तो आहत भावना गैंग क्या बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा? ये रोज राष्ट्रगीत के गायन के बाद भी बच्चों को स्कूल भेजेंगे? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि बार बार ये नेता संविधान और नागरिक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय गौरव के सम्मान की बात आती है, इन्हें अपनी धार्मिक पहचान याद आ जाती है, इनकी भौहें तन जाती हैं, इनकी सहूलियत वाली बेईमानी पर सवाल भी अब उठ रहे हैं। ये नए भारत में सोच प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की मैं बहुत स्वागत करता हूँ। इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। वंदे मातरम जो गीत है वो अपने आप में संपूर्ण है, भारत की संस्कृति है, हमारा गौरव है, हमारा गर्व है। और वो पहले गलत हुआ था कि उसके स्टैंजा काट दिए गए थे, अब जाकर ये सही हुआ है। हमारे राजनीतिक कार्यक्रम हो, हमारी शुरुआत और समापन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से होना चाहिए। मित्रों, भगत सिंह ने कहा था फांसी के तख्ते पर भी वंदे मातरम ही गाएंगे। सोचिए, देश की आजादी के लिए आत्म बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को उत्साह से भर देने वाले राष्ट्रगीत का विरोध करने वाले आज के स्वतंत्र भारत में भी हैं। मतलब इन्हें अपनी गौरवशाली विरासत के सम्मान में भी लज्जा आती है। मित्रों, मोहम्मद साहब ने हुब्बे वतन यानी वतन से प्रेम को इस्लाम का हिस्सा बताया है, लेकिन यह बात तंग दिमाग और बंद सोच वाले चंद कट्टरपंथियों को समझ नहीं आती। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक की शुरुआत इस गीत से हुई थी। वंदे मातरम का गायन सिर्फ एक गीत का गायन नहीं है, यह राष्ट्र गौरव का सम्मान है, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान है, अपनी श्रेष्ठ परंपरा से जुड़ाव है। इसलिए अब सरकार ने विशेष अवसर पर वंदे मातरम गायन को अनिवार्य कर दिया है। जरूरत यह समझने की है कि राष्ट्र धर्म सबसे पहले आता है और राष्ट्र धर्म का पहला हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। ये ना मित्रों, वंदे मातरम से परेशान होने वाले ये वही लोग हैं जो बाबर के अनुयायी हैं। बाबर का नाम सुनकर इनके ठंडक मिलती है, दिल का दर्द कम हो जाता है, इनके खून में जोश का नया संचार होने लगता है। ये जोश हमें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दिखाई दिया, जहां आज से बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जनता उड्डयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर की अगुवाई में बाबरी बननी शुरू हो गई। इसकी नींव 6 दिसंबर 2025 को रखी गई थी, यानी नींव रखने के 66 दिनों के बाद मस्जिद निर्माण आरंभ हुआ। मस्जिद निर्माण के लिए 3 साल का समय निर्धारित किया गया, लेकिन निर्माण कंपनी के साथ हुए समझौते के अनुसार अब यह काम 2 साल में पूरा करने का दावा किया जा रहा है। हुमायूं को बाबरी बनाने की कितनी जल्दी है, यह आप समझ सकते हैं। हुमायूं कबीर का दावा है कि 31 मार्च 2028 से पहले हर हाल में बाबरी मस्जिद बेलडांगा में बन जाएगी। लोग एक बार फिर से बाबर के नाम पर बनी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। अयोध्या से 868 किलोमीटर दूर बेलडांगा में मस्जिद के निर्माण की शुरुआत का गवाह बनने के लिए हजारों की भीड़ जुटी, लेकिन यह भीड़ पहले की तुलना में कम थी। डीएनए मित्रों, 6 दिसंबर को नींव वाले दिन 40 से 50 हजार लोग बेलडांगा पहुंचे थे। वहीं आज यानी बाबरी निर्माण वाले दिन यह संख्या 25 से 30 हजार के बीच रही। लोगों की संख्या भले ही आधी हो गई हो, लेकिन बाबर और बाबरी मस्जिद के नाम का जो सांप्रदायिक जहर लोगों के भीतर है वो जरा भी कम नहीं है। आपको आज उन लोगों को सुनना चाहिए जो बाबर के नाम पर मस्जिद बनने से बहुत ही खुश हो रहे हैं। ये बाबरी मस्जिद हमारी शान है। एक बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में थी, हमसे जिसको छीन लिया गया था एससी के फैसले के बाद, आदेश के बाद। क्यों बाबर से दिक्कत है? बाबर इस भारत के लिए क्या क्या किया है उसको याद दिलाना पड़ेगा। हम लोग बाबर की जिंदा रखेंगे, यही जिंदा रखेंगे। इसके लिए हम बाबर के लिए इसके नाम इस्तेमाल रख रहे हैं। 40 करोड़ मुसलमान का जो दिल ख्वाहिश आज हुमायूं कबीर ने पूरा किया। पूरा हिंदुस्तान का जितना 40 करोड़ मुसलमान सब खुश है, पूरा दुनिया के मुसलमान खुश है। अवश्य ভালো লাগে, আমাদের दिल ठंडा हो गई। हम लोग बहुत खुश हैं। मस्जिद जब हो जाएगा और भी बहुत खुश होगा। सुना आपने बाबर को लेकर इनके मन में क्या चल रहा है। हुमायूं कबीर ने जो पाठ पढ़ाया है उसका असर साफ तौर पर इनकी बातों में दिखाई देता है। कोई बाबरी मस्जिद को अपनी शान बता रहा है तो कोई बाबर को जिंदा रखने की बात कर रहा है। किसी के दिल को ठंडक मिली तो किसी के लिए आज बेहद खुशी का दिन है। सोचिए, एक विदेशी आक्रांता के लिए कितना प्यार इन लोगों के दिल में।
जो बाबर क्रूरता और धार्मिक असहिष्णुता का दूसरा नाम है, उसको जिंदा रखने की बात करने वालों, उसको अपना आदर्श बनाने वालों की मानसिकता आप समझ सकते हैं। डीएनए मित्रों, देश भर के लोगों के विरोध के बावजूद हुमायूं कबीर ने बाबर के नाम पर अपनी जिद, अपनी कट्टर सोच को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। आपको हुमायूं के इस कट्टरपंथी प्रोजेक्ट की ग्राउंड रिपोर्ट भी आज देखनी चाहिए। शायद दिसंबर की तरह इस बार भी बेलडांगा में एक बड़ा मंच सजाया गया था। इस मंच पर 1000 से ज्यादा मौलवियों और मुफ्तियों ने कुरान पाठ किया। मुर्शिदाबाद की बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की निर्माण कार्य शुरू होने के अवसर पर यहाँ पे करीब 1200 आवाज में कुरान और हदीस तलायत हो रहा है। न सिर्फ मंच में बैठे हुए लोग बल्कि मंच से बाहर आए हुए दर्शक अपने हाथों में उठा लिया है कुरान या हदीस और वो एक साथ इन दोनों को पाठ कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करने के बाद हुमायूं कबीर अब कल से बाबरी यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। नादिया के पालसी गेट से बेलडांगा तक 22 किलोमीटर की इस यात्रा में 50,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। यानी हुमायूं कबीर नई बाबरी के नाम पर कट्टरपंथियों की भावनाओं को नफरत की आंच पर उबालते रहेंगे। जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अप्रैल और मई के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाई है। अपने पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए ही हुमायूं कबीर ने नई बाबरी वाले प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। लेकिन इस बीच हुमायूं कबीर के परिवार को लेकर नया विवाद सामने आया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने ड्रग्स केस में हुमायूं के समधी यानी उनकी बेटी के ससुर शरीफुल इस्लाम की करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। पुलिस का आरोप है कि शरीफुल इस्लाम ड्रग्स तस्करी के मामले से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि हुमायूं कबीर और उनके परिवार ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। अब हुमायूं कबीर ने धमकी दी है, वो इस मामले में पुलिस को भी सबक सिखाएंगे। हुमायूं कबीर जो भी सफाई और धमकी दें, लेकिन ड्रग्स केस में उनके रिश्तेदार का फंसना उनके लिए एक बड़ा सवाल है। जो लोग उनकी बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं, उनके लिए ये एक चेतावनी की तरह है। और डीएनए में अब आज का संदेश, हर दिन कुछ ऐसा करिए जिसे करने का मन ना हो, ताकि कठिन समय आने पर आप मजबूती से उसका सामना कर सकें। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।